हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर है ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स अब देश के किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे। नई व्यवस्था जनवरी 2025 से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन का वितरण हो सकेगा। इस पहल से लंबे समय से चली आ रही पेंशनर की समस्याओं का समाधान होगा। ये व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करेगी। सेंट्रलाइज सिस्टम पेंशन भुगतान आदेश को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करने की जरूरत के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित होगा। उन पेंशनर्स को इससे काफी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते हैं। अनचाही कॉल्स और नॉन रजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ ट्राई ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 2,75,000 मोबाइल नंबर्स को बंद किया गया है और 50 फर्मों की सेवाएं रोक दी गई है। स्पैम कॉल से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्राई ने यह सख्त कदम उठाया है। साल 2024 की पहली 6 माही में नॉन रजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ 7,90,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ट्राई के इस कदम से फर्जी कॉल में कमी आने और मोबाइल ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मशीन टू मशीन सेवा देने वाली नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों को इस महीने के अंत तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं रोक दी जाएंगी। देश भर में करीब 5 करोड़ 20 लाख M2M सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन हैं। M2M सेवाओं में स्मार्ट टीवी, घरेलू उपकरण, डिजिटल मीटर और फास्टैग जैसे उपकरण आते हैं जिन्हें सिम, वाईफाई के जरिए ब्रॉडबैंड या वायरलेस सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़ी 5 सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है। नई शुल्क दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस, डिमांड ड्राफ्ट, डुप्लीकेट डीडी, चेक रिटर्न और लॉकर रेंट से जुड़े चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। 1 अक्टूबर से खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस ना रखने पर 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का चार्ज लगेगा। आपको बता दें कि डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी शुल्क 10,000 रुपये के ऊपर प्रति 1,005 रुपये लिया जाएगा, जो अभी प्रति 1,004 रुपये है। इसी तरह डुप्लीकेट डीडी का शुल्क 200 रुपये और डीडी कैंसिल कराने का शुल्क 200 रुपये होगा। चेक रिटर्न चार्ज भी बढ़कर 300 रुपये होगा। 1 अक्टूबर से लॉकर चार्ज भी बढ़ जाएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को लॉन्च किया है। ये फंड 4 से 7 साल की अवधि के साथ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे अलग अलग डेट और मनी मार्केट टूल्स में निवेश करेगा। नया फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 17 सितंबर को खुला रहेगा। निवेशक 5,000 रुपये के साथ शुरुआती निवेश कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड लचीले प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करेगा, जिससे बदलती मैक्रो आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर फंड की निवेश अवधि समायोजित की जा सकेगी। इसलिए ये उन निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो अपनी समग्र निवेश रणनीति में निश्चित आय देने वाले निवेश को शामिल करना चाहते हैं। जीएसटी नेटवर्क 1 अक्टूबर से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी मदद से टैक्स पेयर सही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए सप्लायर्स की तरफ से जारी बिलों का मिलान कर पाएंगे। जीएसटी रिटर्न फाइल करने और टैक्स जमा करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर जीएसटी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईएमएस टैक्स पेयर्स को चालान को स्वीकार या अस्वीकार करने या इसे सिस्टम में लंबित रखने की अनुमति देगा, जिसका लाभ बाद में उठाया जा सकेगा। ये सुविधा टैक्स पेयर्स को 1 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार फेम 3 योजना को अगले 1-2 महीने में मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि एक अंतर मंत्रालयी समूह इस योजना के लिए प्राप्त सुझावों पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण से जुड़ी योजनाओं के पहले 2 चरणों में सामने आई समस्याओं के समाधान के प्रयास भी जारी हैं। फेम 3 अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की जगह लेगी। इस योजना की अवधि सितंबर में समाप्त हो रही है।
अनिल अंबानी की किस्मत एक बार फिर जोर मारती दिखाई दे रही है। उनकी कंपनी रिलायंस पावर के शेयर फिर से रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। बुधवार को रिलायंस पावर के स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा। कंपनी का शेयर बुधवार को 31.06 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कई दिनों से इसमें लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन अब रिलायंस पावर का शेयर पहले वाली रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल अंबानी पर सेबी ने हाल ही में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया है। आय में सुधार के कारण रिलायंस पावर का घाटा जून तिमाही में कम हुआ है। अप्रैल जून 2024 तिमाही में कंपनी को 97 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 48% बढ़कर 16 अरब 17 करोड़ डॉलर रहा। सर्विस, कंप्यूटर, टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर में निवेश से एफडीआई बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में 10 अरब 94 करोड़ डॉलर का एफडीआई आया था। मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कैमैन, आइसलैंड और साइप्रस जैसे प्रमुख देशों में एफडीआई बढ़ा है। वहीं जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से एफडीआई में कमी आई है। सर्विस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मा और केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया है। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 8 अरब 48 करोड़ डॉलर का एफडीआई मिला। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों, भवन निर्माण मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों, सिनेमा श्रमिकों, गैर कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और अन्य असंगठित श्रमिकों को पीएमएवाई के तहत शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके जरिए पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल में आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को घर की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया गया है। ये श्रमिक समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और पीएम आवास योजना के दायरे में उन्हें लाना सामाजिक न्याय का मामला होने के साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी संपत्तियां बेचने का निर्देश दिया है। सहारा समूह को सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से अपने शीर्ष अधिकारियों और मौजूदा शेयरधारकों के अलावा उन संपत्तियों की सूची पेश करने को कहा है जिनकी बिक्री से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। निवेशकों का लंबे समय से फंसा हुआ पैसा लौटाने के लिए ये राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी है। सेबी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2023 में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद कोई नहीं जानता कि कंपनी की कमान किसके पास है और अदालती आदेश का पालन वो किस तरह से करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। सर्किल रेट से कम कीमत पर बेचने की सिचुएशन में कोर्ट से पहले अनुमति लेनी होगी। एयर इंडिया के यात्री अब अपने सामान पर लगे टैग को स्कैन करके अपने चेक इन बैग का पता लगा सकते हैं। इसके लिए एयरलाइन ने अपने मोबाइल ऐप में ये एआई आधारित सुविधा पेश की है। हाल ही के दिनों में यात्रियों के सामान से संबंधित शिकायतों का सामना करने वाली एयर इंडिया ने अपने ऐप में एआई विजन फीचर पेश किया है, जो यात्रा से जुड़ी वास्तविक समय पर मुहैया कराता है। एयर इंडिया ने मंगलवार को बयान में अपने कहा कि एआई विजन यात्रियों को अपने टिकट, बोर्डिंग पास या बैगेज टैग पर एक कोड स्कैन कर उड़ान विवरण, बोर्डिंग पास, बैगेज की स्थिति और भोजन ऑप्शंस तक पहुंचने की अनुमति देता है। ये नई सुविधा कृत्रिम मेघा एआई पर आधारित कंप्यूटर विजन टेक्निक से संचालित है। इसमें यात्रियों को पता चल सकता है कि उनका सामान कब लोड, अनलोड और बैगेज क्लेम पर पिकअप के लिए तैयार है। सरकार पुनः बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से अपनी करीब 3.5% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेच रही है। बुधवार को ओएफएस पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। बोली के लिए तय 395 रुपए के भाव पर 2,284 करोड़ रुपए के आवेदन आए हैं। खुदरा निवेशक ओएफएस के लिए गुरुवार को बोली लगा सकेंगे। सरकार के पास वर्तमान में जीआईसी में 85.78% हिस्सेदारी है। जीआईसी अक्टूबर 2017 में पेश बाजार में लिस्टेड है। सरकार ने आईपीओ से 9,685 करोड़ रुपए जुटाए थे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अगले सप्ताह आईपीओ लाने के बाद 1 साल के अंदर कम से कम 3 और एनबीएफसी कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है। आरबीआई की अनिवार्य सूचीबद्धता की शर्त को पूरा करने के लिए इन एनबीएफसी को आईपीओ लाना होगा। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और आदित्य बिरला फाइनेंस के आईपीओ आने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि टाटा सन्स का आईपीओ बाजार का रुख बदलने वाला साबित हो सकता है, जिससे निवेशकों को काफी फायदा होने की उम्मीद है।
टॉलिंस टायर्स लिमिटेड और क्रॉस लिमिटेड के आईपीओ 9 सितंबर को बिक्री के लिए खुलेंगे। टॉलिंस टायर्स ने अपने आईपीओ के लिए 215 से 226 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। टायर बनाने वाली कंपनी का 230 करोड़ रुपए का आईपीओ 11 सितंबर को बंद होगा। वहीं वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनी क्रॉस लिमिटेड ने 500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 228 से 240 रुपए प्रति शेयर तय किया है। जमशेदपुर की यह कंपनी आईपीओ में 250 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी, जबकि प्रमोटर्स 250 करोड़ रुपए तक की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।